आज के सेशन में सेकंड सेमेस्टर का सेकंड ईयर में सर्जरी के कोर्स में चैप्टर नंबर 2 और 3 ये दोनों ऑपरेशन के हैं। कल 2 ऑपरेशन बताए थे आपको। आज हम बताएंगे आपको एम्पुटेशन ऑफ टेल, पूंछ का विच्छेदन कैसे किया जाता है, क्यों करते हैं, क्या कारण है जिसके कारण पूंछ का विच्छेदन किया जाता है। ये किसी भी पशु हो सकता है, पेट एनिमल में हो सकता है, बड़े जानवर में हो सकता है। किस कारण ये एम्पुटेशन होता है, क्यों इसे करना पड़ता है, इसका एक ऑप्शन के बारे में बताएंगे। जैसे कारण, क्या कारण है, कारणों को हम जाएं तो देखते हैं टेल गैंग्रीन एक बीमारी होती है जो टेल है, पूंछ है पशु की, स्वतः ही गलना शुरू हो जाती है। जैसे गांव में उसको कीड़ी लगना बोलते हैं, कीड़ी नहीं होती, वो एक गैंग्रीन होती है जिसमें पूंछ स्वतः ही गला खाना शुरू हो जाती है, जिससे जानवर की पूंछ ड्राई हो जाती है और झड़ना प्रारंभ हो जाती है। तो उसको झड़ने को रोकने के लिए हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसको हम टेल एम्पुटेशन बोलते हैं। टेल गैंग्रीन मुख्य तौर से भैंसों की पूंछों देखी जाती है। आपने देखा होगा भैंस की जो पूंछ का जोड़ा होता है उसके अंदर मक्के की वो कहना चाहिए मक्के जो खा लेते हैं तो मक्के की जो छूछ रह जाती है, इस तरह से अंदर पीछे लटकती रह जाती है। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस पूंछ में गैंग्रीन होना प्रारंभ हो चुका है, इसको काटना बहुत जरूरी है। तो ये है दूसरा। अधिकतर जब ये कब होता है, जब भैंस पक्के फर्श में कंक्रीट के फर्श पर बांधते हैं, जब दूसरे पशु जब जगह कम होती है तो दूसरे पशुशाला में होते हैं, जिनसे उन दोनों पशु जो रहते हैं तो उनकी पूंछ के ऊपर एक दूसरे के पैर पड़ जाते हैं और पूंछ कट जाती है और पूंछ में कई तरह का संक्रमण होने के बाद में वो पूंछ बाद में घाव लेकर के गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए उसको काटना बहुत जरूरी है। जब किसी पशुशाला में पशु घर में एक जानवर की जगह या 2 जानवर की जगह उसमें अगर 10 जानवर बांध दिए जाए तो ये इस तरह की घटनाएं आमतौर पर देखी जाती है और पाई जाती है और होती है। दूसरा है ऊँटों की पूंछ एक तरफ बांधने की परंपरा। आपने देखा होगा जो गाँव में जो रहवारी लोग होते हैं वो पूंछों को एक तरफ बांध देते हैं, हमेशा बांधते रहते हैं, या एक ऊँट से दूसरे ऊँट को दूसरे ऊँट से तीसरे के पूंछ से इस तरह से बांध के रखते हैं। उसके कारण भी उनमें गैंग्रीन डेवलप हो जाती है। कुछ मेटाबॉलिक गड़बड़ियाँ जो पेट की खराबी के कारण मेटाबॉलिक गड़बड़ी होती है, जिनके कारण भी पूंछ के बाद झड़ना शुरू हो जाते हैं और वो गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है। इस कारण से हम इस एम्पुटेशन ऑफ टेल को करते हैं। इसके लिए जैसे कई चोट लग जाए, घाव ठीक नहीं हो रहा हो, कई बीमारी ऐसी होती है शरीर में जिससे घाव सही नहीं होता जानवर का, तो वो भी गैंग्रीन में डेवलप हो जाती है। पुरानी हड्डी का रोग, अगर कॉक्सिजियल वर्टिब्री है पूंछ के अंदर और उनमें कोई रोग लग रहा हो तो वो भी गैंग्रीन डेवलप करता है। और भेड़ में प्रजनन क्रिया बढ़ाने के लिए भेड़ में रेल की जो पूंछ, भेड़ की पूंछ होती है बूल लिए हुई होती है, मूल से ढकी हुई होती है, बहुत मोटी हो जाती है। इसलिए कई बार फार्म वगैरह में, देसी में तो नहीं करते, जहाँ फार्म वगैरह है वहाँ हम इसकी डॉकिंग भी करते हैं, जिससे पूंछ हटा देते हैं तो उसमें प्रजनन क्रिया में कोई बाधा नहीं आती और जानवर बार बार रिपीट होता रहता है। इस कारण से हम पूंछ को एम्पुटेट करते हैं, पूंछ को शरीर से अलग हटाते हैं। दूसरा आता है इक्विपमेंट्स। इसके लिए इक्विपमेंट्स कौन कौन से चाहिए जिससे अपन को एम्पुटेशन करना है? डॉकिंग नाइफ, पूंछ काटने का चाकू, बीपी हैंडल, बीपी ब्लेड, टर्निकेट, रस्सी जो उसके पूंछ के बेस में बांधते हैं, और कुछ दवाइयाँ जैसे नोवोकेट सेडेटिव जो जिसको अगर जरूरत पड़े तो उसको एनेस्थेटाइज करना पड़े तो लोकल एनेस्थेटाइज करते हैं। जो मैंने बताया था आपको फ्लैग मेथड से ये ऑपरेशन किया जाता है। प्रोसीजर ये फ्लैग मेथड से करेंगे और कोई मेथड है नहीं। कई लोग गाँव में पूंछ को गंडासे से काट लेते हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। उसमें क्या है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। ब्लीडिंग अगर आप चेक नहीं कर पाए तो बीमारी और भी बढ़ जाएगी या जानवर की डेथ हो सकती है, कि वो लोग नहीं जानते कि खून कैसे रोका जाएगा, कहाँ से बंद किया जाएगा। ये सारा प्रोसीजर केवल टेक्निकल पशु चिकित्सक ही कर सकता है। इसके लिए फ्लैग मेथड में सबसे पहले हम लोग ये पशु है, पशु के पूंछ का जो बेस है, आधार है, उसमें टॉर्निकेट लगाते हैं। फिर जहाँ पूंछ को काटना है, जहाँ से काटना है वहाँ से 1-2 इंच ऊपर से इसकी शेविंग करेंगे, बाल हटाएंगे और फिर बाल हटा के इसका फ्लैग मेथड से ये दोनों टुकड़े इसके लिए ऊपर हटाएंगे, ये टुकड़ा हाथ में रह जाएगा
उसकी इंटरवर्टिब्री कॉक्सियल वर्टिब्री जो स्पेस है उस पर जा करके हिला करके उसको चाकू से उसको हटाना होता है। हटा करके इसकी जो वेन है आर्टरीज है उनको विंडो करेंगे, लाइगेट करेंगे और फिर ये फ्लैप को फिर वापस हिला करके बंद करके सूचन लगा देंगे और ये जानवर 4-5 दिन में बिल्कुल ठीक होता है। ये मोटा मोटा प्रोसीजर है। पूंछ मैं बताता हूँ कैसे क्या होता है। पूंछ हमेशा जहाँ घाव होता है उसके ऊपर से इंटरवर्टिब्रल आर्टिकुलेशन जो मैं बताया था, जो कॉक्सियल वर्टिब्री है जहाँ दो वर्टिब्री मिलती है उनके आर्टिकुलेशन से काटते हैं। बड़े पशु में खड़ी स्थिति में ये सब क्रिया की जाती है, लेकिन छोटे पशुओं को टेबल पर लिटा करके। अगर बड़े पशु हैं और वो आराम से खड़े हो जाते हैं तो उनको खड़े खड़े भी ट्रेविस भी लगा करके हम इसको ऑपरेशन को आराम से कर सकते हैं। पर ये है कि इसको लोकल एनेस्थेसिया करना पड़ेगा। रिंग फॉर्म में अपन एनेस्थेसिया पहले पढ़ चुके हैं। इनफिल्ट्रेशन विधि से जगह प्रिक करके और ये दवाई डाली जाती है लोगों के, जिससे ये जगह सुन हो जाती है। उसके बाद हम खड़े खड़े इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। पशु को जहाँ कुछ काटनी है एंटीसेप्टिक शेविंग करें, पहले साबुन से धोएं, शेविंग करें, बाल काट के फिर उसकी अच्छी तरह सफाई करें, फिर एंटीसेप्टिक लोशन लगाएं, जैसे पोविडीन आयोडीन जो भी आपके पास है उसको लगा करके उसको थोड़ी देर रेस्ट कराएं। फिर निश्चेतन के लिए पूंछ को गोलाई में चारों तरफ जगह लोगों के निजाइलों के जो भी आपके पास है वो लगा करके इस जगह इसमें प्रिक कर दें। पूंछ के आधार पर टॉर्निकेट पहले लगा दें ये काम करने से पहले, ताकि पूंछ का खून है वो रुकाव आ जाए। पूंछ जहाँ से काटे चित्रानुसार चित्र के अनुसार ये दोनों, जैसे इसमें तो कॉक्सियल आर्टरी है छोटी छोटी, जैसे ये है और ये आर्टिकुलेशन स्पेस जहाँ दो वर्टिब्री मिलती है वो हमें देखना है और वहाँ से हमें चाकू से इसको अलग करना होता है। फिर पूंछ को अलग करने के बाद हाथ से ये महसूस करें उन दोनों को आर्टिकुलेशन को बानियाँ जो ब्लड बानियाँ हैं वेन और आर्टरी है वो लाइगेट कर दें और पूंछ की सहायता सभी से इसको हटा दें। पूंछ के फ्लैप ये दोनों फ्लैप आगे आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, आगे आकर के इनमें टाँके लगा दें, पट्टी बांध दें, टाँके लगा के पट्टी बांध दें और एंटीबायोटिक दर्द निवारक दवाइयाँ जो आपको उपलब्ध है, एंटीबायोटिक जो भी उपलब्ध है वो 5-7 दिन चलेगा। और पेन किलर एनाल्जेसिक जो भी आपका नोवालजीन है, एनाल्जीन है, अल्ट्राजीन जो भी मेडिसिन है वो आप लगाएं उसको। कुछ समय बाद इस ऑपरेशन के 1-2 घंटे बाद ये जो टॉर्निकेट लगा हुआ है इसको हमें रिमूव कर देना है, हटा देना है। ये बंधा नहीं है, नहीं तो फिर क्या होगा, आपकी मेहनत खराब हो जाएगी, इससे ब्लड सप्लाई नहीं आ रही, ब्लड सप्लाई के लिए खून जो कहाँ से काटे उसके ऊपर सूखना प्रारंभ हो जाएगा। तो 1-2 घंटे बाद इस टॉर्निकेट को हटाना बहुत जरूरी है। और 5-6 दिन बाद 6-7 दिन बाद आगे हटा दें, उसके बाद जानवर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इसी क्रम में कल हमने पढ़े थे, आपको 2 ऑपरेशन बताए थे, एक तो हॉर्न कैंसर, दूसरा बताया था डीबडिंग। हॉर्न कैंसर बड़े जानवर पशु में किया जाता है, डीबडिंग छोटे पशु में किया जाता है। डीबडिंग करने के लिए 2 औजार होते हैं और इलेक्ट्रिक डिहॉर्नर और नाइट्रस ऑक्साइड के वो टैबलेट जिसको रगड़ के हम वो करते हैं, इसको लिटाकिन कर सकते हैं, खड़े करके कर सकते हैं। हॉर्न कैंसर को पशु को लिटाना पड़ेगा, उसको सेडेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वो अपनी कॉर्नर नर्व ब्लॉक करनी पड़ेगी। कॉर्नर नर्व ब्लॉक करने के बाद में जो प्लस वायर है या आरी है उसे काट करके सिंग को हटाना पड़ेगा। उसको ब्लड रोकने के लिए सूखी लाल दवा भरनी पड़ेगी, उसको प्रेशर बनने देना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो साफ हो जाए तो निकाल के फिर एक दूसरे दिन पट्टी कॉपर से पट्टी करेंगे तो पूरा घाव आपका साफ हो जाएगा। आराम से ड्रेसिंग करिए, उसमें एंटीबायोटिक 10-15 दिन चलेंगे, पेन किलर 10-15 दिन चलेगा और उसकी ड्रेसिंग 2 दिन 3 दिन करते रहेंगे। मैगट बारिश का मौसम है तो थोड़ा फिनाइल डालना पड़ेगा ठीक के ऊपर धातु पर, ताकि मैगट वगैरह नहीं पड़े। तो ये 3 ऑपरेशन हमने आज और कल किए हैं, अपना हॉर्न कैंसर वाला, ब्रोकन हॉर्न्स, डीबडिंग और टेल एम्पूटेशन। ये तीनों ऑपरेशन ऐसे हैं जो आपको आपकी फील्ड में हमेशा देखने को मिलेंगे और कहीं मौका मिला तो आपको ये करने का भी मौका मिल सकता है। तो अगर ये प्रोसीजर आपको याद रहेगा तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। अगला चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, तीसरा। ये चैप्टर है अपना सिस्ट। सिस्ट क्या है? सिस्ट एक गांठ की रचना होती है शरीर पे, कहीं भी शरीर पे हो सकती है, जिसको अपन मूसली कह सकते हैं या रसौली भी कह सकते हैं। जो गांठ
हिलती है, चारों तरफ घूम जाती है, फिक्स नहीं होती, इसको टटोलते हैं तो इसमें दर्द भी नहीं होता। लेकिन इसमें गैस या कुछ ऐसा पानी जैसा भरा हुआ नजर आता है कि भाई इसमें कुछ है, ठीक है, तो सिस्ट कहलाती है। सिस्ट कितने तरह की सिस्ट होती है? टेंसल सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट, एक्जुगेट सिस्ट, एनकैप्सुलेटेड सिस्ट, कॉन्जिनाइटल सिस्ट, डेंटिजिनस सिस्ट, कॉन्चल सिस्ट, अन्य सिस्ट और है जो दो है कैलेजियल सिस्ट और ओवेरियन सिस्ट। ये सिस्ट के प्रकार हैं जो मैं आपको इनको एक एक को बताऊंगा और फिर इनको कैसे आप निदान करोगे, कैसे जांच करोगे कि ये सिस्ट है, एब्सिस है, हीमोटोमा है, ट्यूमर है, क्या है, इसको जांच करने के लिए इसके अलग तरीके फिर उसका इलाज, ठीक है। इसमें सिस्ट एक प्रकार की थैलीनुमा आकृति की रचना होती है जिसके चारों तरफ अंदर एक स्त्राव पैदा करने वाली एक परत होती है, जिसमें एक फ्लूइड स्त्राव, एक कोई मटेरियल स्त्राव करने वाली एक परत होती है, जिससे उसमें स्त्राव करके एक मवाद है, और मवाद नहीं होती, मवाद होती तो एक्सेस हो जाएगा, कोई फ्लूइड उसमें भर जाता है। इस थैलीनुमा रचना में भूरा रंग का, कॉफी रंग का और पीले रंग का तरल पदार्थ और अर्ध तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। कभी कभी सिस्ट में अन्य पदार्थ, कई बार सिस्टों में कई जैसे कॉजेटिव एजेंट होते हैं जिसके कारण भी सिस्ट दब हो जाती है, जैसे बाल घुस जाते हैं, चोट लगी, बाल फंस गए तो वो अपना रूप लेके सिस्ट का रूप ले लेंगे। कई बार दांत मिलते हैं तो दांत से भी सिस्ट डेवलप हो जाते हैं। कई बार परजीवी जो चिचड़े हैं वो कई बार अंदर घुस जाते हैं शरीर में धीरे धीरे बालों के सारे से, और वो भी अंदर किसी कैप्सुलेटेड रिंग में बन जाते हैं, तो वो भी एक तरह से सिस्ट के रूप में ले लेते हैं। तो ये कई चीज़ें हैं जिनसे ये आकार बनते हैं। यह दर्द रहित एक थैलीनुमा रचना होती है और धीरे धीरे आकार में बढ़ती रहती है। इसमें निश्चित ही आकार बड़े ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, छोटी हो सकती है, लेकिन ये बॉडी के ऊपर दिखाई देने वाली रचना है। मुख्य रूप से ये कहाँ होती है? सिस्ट किन जानवरों में ज़्यादा होती है? मुख्य रूप से ऊँट, बकरी, गाय और भैंस में अधिक रूप से पाई जाती है। पहला है रिटेंशन सिस्ट। रिटेंशन सिस्ट क्या है? जब किसी ग्रंथि की नली की कोई भी ग्रंथि हो बॉडी में, कोई भी ऐसी ग्रंथि है जिसकी नलिका या ग्रंथि की गुहा उसमें नई मतलब डेवलप हो जाए तो वो बंद हो जाती है और जिससे उस ग्रंथि का स्त्राव इकट्ठा होने लगता है। तो ग्रंथि हमेशा कोई ना कोई स्त्राव करती रहती है, वो इकट्ठा हो जाता है और उसका आकार बड़ा होता है, जिसे रिटेंशन सिस्ट कहते हैं। जैसे सिलेवरी सिस्ट, बालों की सिस्ट होती है, बालों के अंदर होती है, तो कई बार आपने देखा वो क्वेरी बन जाती है या कई बार बाल टूट जाते, बाल टूट लगता है तो एक तरह सिस्ट के रूप में आ जाता है। दूसरा है डर्मोइड सिस्ट। दूसरी डर्मोइड, ये ज़्यादातर उनको देखने को मिलती है। इस प्रकार की थैलीनुमा रचना होती है जिसके अंदर गाढ़ा सीवेशियस फ्लूइड और बाल होते हैं, इसमें बाल भी मिलते हैं कई बार। प्रायः उनकी गर्दन के जुगुलर वेन को एरिया में देखेंगे तो वहाँ आपको एक गांठ नजर आ जाएगी, ऊँट के ज़्यादा होती है, तो ये डर्मोइड सिस्ट होती है। तीसरा है एक्जुगेशन सिस्ट या हाइड्रोसील। इसमें क्या होता है? इसको हाइड्रोसील भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको हाइड्रोसील? जब पहले से विद्यमान किसी गुहा, किसी कैविटी में फ्लूइड इकट्ठा हो जाए तो उसे एक्जुगेशन या हाइड्रोसील कहते हैं। दो टेस्टिकल्स होते हैं मेल एनिमल में, जिसमें किसी एक टेस्टिकल्स में कोई चोट लगने में या किसी कारणवश या बचपन से ही उसमें एक छोटा एक बड़ा हो जाता है, उसमें फ्लूइड बढ़ जाता है, फ्लूइड रहता है तो उसको हाइड्रोसील कहते हैं। वो टेस्टिकल में होती है, ये ज़्यादातर हाइड्रोसील एक्जुगेट टेस्टिकल में ही सिस्ट पाई जाती है, ठीक है। तीसरा है एनकैप्सुलेटेड सिस्ट। एनकैप्सुलेटेड सिस्ट में यही है, इसमें बाह्य परजीवी, अभी वो चर्चा कर रहे थे कि कई चिचड़े और बाह्य परजीवी होते हैं जो किसी कैप्सुलेट रचना में बंद हो जाते हैं और वो एक सिस्ट का रूप आ जाता है। वैसे ही एनकैप्सुलेटेड सिस्ट ज़्यादातर बकरा बकरियों में जाती है, जिसको अपन हाइड्रेटेड या कहना चाहिए उसको टीनिया सोडियम के कारण गिड रोग होता है, जिसमें हाइड्रेटेड सिस्ट बनती है, जिसमें एक कैप्सूल में पैरासाइट्स अंदर बंद हो जाता है और फ्लूइड जमा हो जाता है और केवल ब्रेन में ही ये डेवलप होती है और कहीं नहीं पाई जाती। इसका कारण होता है हाइड्रेटेड सिस्ट का टीनिया मल्टीसेट परजीवी है, जिसके चारों में कवरिंग हो जाती है और ये बंद हो जाता है। अगला है कॉन्जिनाइटल सिस्ट। इसका जन्म से संबंध होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो कई गुहाएं बंद
कई बार आप देखा हो कई कान से नाक से कहीं से ब्लड या बवाल आती रहती है बच्चों में, तो वो कंजेनाइटल सिस्ट जो बंद हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं होती किसी कारण तो वो कंजेनाइटल सिस्ट कहलाती है। डेंटिनस सिस्ट, यह सिस्ट छोटी होती है और इसमें एक दांत जैसी रचना, अगर अपन खोल के देखें तो दांत जैसी रचना पाई जाती है, तो इसको डेंटिनस सिस्ट कहते हैं। कॉन्चल सिस्ट, यह प्राय घोड़े के कान के आधार पर पाई जाती है, जिसका डिस्चार्ज कान में रहता है, तो कान से बवाल आती रहती है, तो ये कॉन्चल सिस्ट। केवल कॉन्चल सिस्ट कहाँ पाई जाती है? केवल घोड़े के भी कान के बेस पर। अगली है अन्य दो सिस्ट और पाई जाती है, जैसे कॉलेजियन सिस्ट, यह आंख की पलक पर, जैसे अपने आंख में कोई बात टूट जाता है, जैसे गुहरी हो जाती है, तो वो जस्ट लाइक है गुहरी टाइप की सिस्ट होती है जो आंख की पलकों पे पाई जाती है। एक है ओवरियन सिस्ट, यह ज़्यादातर मादा में पाई जाती है, यहाँ से अंडा डेवलप होता है और वहाँ कोई बीमारी हो जाए, इन्फेक्शन जाता है, तो वहाँ भी कोशिश ये डेवलप हो जाती है, जिससे इनफर्टिलिटी पशु में आ जाती है। निदान, यह धीरे धीरे बनती है, दर्द रहित होती है, जिनको आराम से टच करके देखा जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का इस्तेमाल करने वाली आंतरिक फर्क होती है, जैसे फ्लूइड नजर आता है आपको छूने पर, और हल्की गुआब से अगर इसको देखें तो हल्का भूरा तरल द्रव्य बाहर निकलता है। गुहा में निष्क्रमित सुई अगर घुसाई जाए, अगर इस गांठ में निसंक्रमित से मतलब स्टेरलाइज नीडल अगर आप उसमें प्रिक करेंगे तो उसको प्रिक करते ही उसमें अर्ध तरल द्रव्य बाहर निकलेगा। अगर मवाद निकलती है तो अच्छे से, अगर ब्लड जैसा वो निकलता है, द्रव्य निकलता है, तो वो हीमेटोमा कहलाता है। उपचार, जहाँ पर सिस्ट है वहाँ के बालों की शेविंग करते हैं, जैसे अपन और ऑपरेशन करते हैं वैसे ही गांठ के चारों तरफ से हाथ को शेविंग करनी पड़ेगी, बाल हटाने पड़ेंगे, साबुन से धोना पड़ेगा, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाना पड़ेगा। सिस्ट के स्थान पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगा के साबुन से रगड़ के धोएं और सभी एसेप्टिक सावधानी बरतें। एसेप्टिक सावधानी से मतलब जो कड़ा काम में लेने कभी स्टेरिलाइज होनी चाहिए, कोई भी कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए। जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया जो भी आप लेना चाहें उसको एनेस्थाइज करते हैं ताकि वो आपको ऑपरेशन करते समय परेशान नहीं करें। सभी सावधानी के साथ काम करते हुए उस सिस्ट से फ्लूइड निकाल दें या फ्लूइड सिस्ट को बिल्कुल रिमूव कर दें। अगर सिस्ट पूरी रिमूव की है तो उसमें टाँके लगा दें, नहीं तो फ्लूइड निकाल के टिंचर आयोडीन भर के